गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के उपागम, जिसमें परंपरागत और आधुनिक उपागम, और आधुनिक भी आपका व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के विशेष संदर्भ में है, उसका अध्ययन करेंगे। तो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण मैंने आपको बता दिया। तो अब हम जानते हैं कि एक उपागम क्या होता है। उपागम किसे कहते हैं? पद्धति और उपागम में सामान्य हम अंतर देखते हैं। पद्धति या कोई विधि, तरीका, इसका अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने का विशेष ढंग। किसी कार्य को करने का विशेष ढंग। उपागम के अंतर्गत क्या होता है? उपागम किसी घटना की विस्तृत जानकारी के लिए न केवल एक विशेष तरीका या पद्धति का प्रयोग करता है, बल्कि अध्ययन की जो केंद्रीय समस्या होती है उसका भी निर्णय किया जाता है। तो ये उपागम और पद्धति में फर्क है। पद्धति किसी कार्य को करने का विशेष ढंग होता है, और उपागम में पद्धति का प्रयोग तो किया ही जाता है, इसके साथ ही अध्ययन की केंद्रीय समस्या का भी निर्णय किया जाता है। अर्थात इसमें केवल ये नहीं देखते हम कि हमें कैसे इंक्वायरी या अन्वेषण करना है, बल्कि ये भी करते हैं कि किस विषय का अध्ययन या अन्वेषण करना है। तो ये अध्ययन और उपागम और पद्धति में आपका मुख्य अर्थ था। अब हम परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम का अध्ययन करेंगे कि परंपरागत उपागम में क्या क्या चीजें सम्मिलित है। अगर हम देखें राजनीति विज्ञान का अध्ययन, तो अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है। राजनीति विज्ञान की आज से करीब 2500 साल पहले से राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन के प्रयत्न लगातार होते जा रहे हैं, प्लेटो और अरस्तु, सुकरात के टाइम से। परंतु आधुनिक युग में, विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से राजनीतिक अध्ययन के कई नए तरीके इजाद हुए या विकसित हुए। इनकी शुरुआत तो वैसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हो गई थी, 1901-1925 में। तो उस टाइम से राजनीति के परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम में अंतर किया जाने लगा। तो नया उपागम आए तो उसके कुछ समर्थक पुराने को पिछड़ा हुआ और बेकार समझने लगे, परंतु ये चीज़ सही नहीं है। वास्तव में हमें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए दोनों उपागमों की जानकारी बहुत जरूरी है। आधुनिक उपागम हमें आज की जटिल परिस्थितियों में राजनीति की सूक्ष्म प्रक्रियाओं से समझने में सहायता देता है। वहीं परंपरागत उपागम हमें राजनीतिक जीवन की चिरंतन, अर्थात लगातार चलने वाली, जो अब पहले से भी है, आज की समस्याएं और मानव के मूल्यों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो इनको हमें समझने के लिए आज भी हमें प्लेटो, अरस्तु, रूस, हेगल, मार्क्स, ग्रीन, इन जैसे महान दार्शनिकों की सूझबूझ का सहारा लेना पड़ता है और उनका अध्ययन भी करना पड़ता है। तो ये परंपरागत उपागम में मुख्य रूप से परंपरागत उपागम यह था। और परंपरागत उपागम, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि एक आदर्श के लोग चलता है कि ऐसा होना चाहिए से। तो वो दर्शन का अध्ययन करेगा, इतिहास का, कानून का, संस्थाओं का अध्ययन करेगा कि ऐसे उनमें सुधार होना चाहिए। तो परंपरागत उपागम में मुख्य रूप से हम 4 पद्धतियों का अध्ययन करते हैं: दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति और संस्थात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि दार्शनिक पद्धति में क्या क्या चीजें हैं। दार्शनिक पद्धति हम, या दार्शनिक उपागम, दर्शन, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो कि दर्शन है ये, लेकिन तो ये संकल्पनाओं को पहले कंसेप्ट को समझने का काम करता है, कंसेप्ट को स्पष्ट करने का काम करता है। तो इस पद्धति में मुख्य रूप से कंसेप्ट को स्पष्ट किया जाता है कि ये कंसेप्ट है, इसको स्पष्ट किया जाता है, और समाज के लिए उपयुक्त मानक और मूल्यों का निर्णय किया जाता है कि ऐसा समाज होना चाहिए, समाज में ये आदर्श होने चाहिए। और राजनीति के सार्थक विश्लेषण के लिए समाज के लक्ष्यों के प्रति हमें सजग होना जरूरी भी है। तो इसके लिए परंपरागत मानक और मूल्यों की जानकारी भी जरूरी होती है।
जैसा कि आज के टाइम आप देखते हो कि समाज देखते गलत दिशा में जा रहा है तो लोग क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ये दर्शन की बातें होती है, दार्शनिक पद्धति की बातें होती है। जैसे कि आज के हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रहते हैं, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, तो हम खुद से शासन में हिस्सा न लेकर हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से हिस्सा लेते हैं। तो दार्शनिक पद्धति इसमें क्या करेगी कि इस व्यवस्था का नैतिक औचित्य क्या है, आप क्यों अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपना शासन में हिस्सेदारी करते हो, इसका नैतिक औचित्य क्या है, इसका अध्ययन दार्शनिक पद्धति में करते हैं। और इसको किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, नैतिक पतन है हमारे प्रतिनिधियों का, तो ये कहते हैं नैतिक औचित्य क्या आपका, जब आपके रिप्रेजेंट करने वाले ही करप्ट लोग हैं। तो ये दार्शनिक पद्धति में मुख्य रूप से इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका हम देखते हैं वो है ऐतिहासिक उपागम या ऐतिहासिक पद्धति। जैसा कि नाम से आप देख रहे हो कि ऐतिहासिक अर्थात इतिहास का अध्ययन। इसमें क्या करते हैं कि वर्तमान की समस्याओं को समझने के लिए अतीत की घटनाओं को अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाता है, अतीत की घटनाओं को समझा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि यदि हम आज के भारत का, ब्रिटेन का, अमेरिका, रूस या किसी भी देश की राजनीतिक वर्तमान राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमें ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है, ये हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, इतिहास में बुद्ध मौर्य काल से चली आ रही है ये। तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा बहुत ज़्यादा पुरानी है। भारत की आज नो फास्ट यूज परमाणु हथियारों की पॉलिसी है। तो हम देखते हैं कि भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। तो ये हमारी इतिहास के अध्ययन से हम चीज़ों का अध्ययन वर्तमान के बारे में कर सकते हैं। तो इस कारण आज भी इसका महत्व स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको भी अगर वर्तमान की घटनाओं को देखते तो आप सीधा सतही ज्ञान नहीं, उसके इतिहास को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व युद्ध का अध्ययन करोगे आप, तब पता लगेगा कि हिंसक समाज के क्या क्या नुकसान होते हैं। और राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक उपागम वाले हैं वो भी आज के टाइम क्या करते हैं कि किसी देश की राजनीति के विश्लेषण के लिए वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन को जरूर समझते हैं। राजनीतिक संस्कृति में क्या आता है, राजनीतिक संस्कृति में किसी देश में प्रचलित ऐसे मूल्य, मान्यताओं और मानकों का अध्ययन किया जाता है जो वहाँ के शासक वर्ग, शासन प्रणाली और शासन प्रक्रिया को वैधता प्रदान करते हैं। कि क्यों लोग वहाँ की शासन प्रणाली को मानते हैं, क्यों उनके मूल्यों को मानते हैं, क्यों उनकी वैधता प्रदान करते हैं, ये राजनीतिक संस्कृति का। और इसका अध्ययन आज आधुनिक उपागम वाले भी महत्व स्वीकार करते हैं। तो किसी देश की संस्कृति की जानकारी के लिए उसके इतिहास को जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय इतिहास की जानकारी के बिना भारत की राजनीतिक संस्कृति के बारे में कोई भी राय नहीं बना सकते हम। तो इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन होना ज़रूरी है। जैसा कि हम देखते हैं भारतीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय लक्ष्यों की जानकारी के लिए हमें जो नेशनल गोल्स है, हमें इसकी जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, गांधी, नेहरू, तिलक, गोखले आदि के चिंतन से, अंबेडकर के चिंतन से परिचित होना जरूरी होगा। उनकी थॉट को हमें पढ़ना होगा। संविधान को अगर हमें जानना है तो इनके दर्शन को पढ़ना होगा हमें। इतना ही नहीं है, आज की हम भारत की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और राजनीतिक दल है, इनके व्यवहार को समझने के लिए भी इनके ऐतिहासिक विकास को जानकारी हमें होनी चाहिए कि इनका पॉलिटिकल व्यवहार किस प्रकार का है। इसके लिए हमें इनके राजनीतिक इतिहास का अध्ययन जानना होगा कि इन दलों का उदय किस प्रकार हुआ, इनकी विचारधारा उदय के टाइम क्या थी, इनमें कैसे कैसे विचारधारा के लोग जुड़े हुए थे, उनका दर्शन क्या था, फिलोसफी क्या थी। तो इसलिए हम राजनीतिक दर्शन का परंपरागत उपागम में इतिहास का अध्ययन ज़रूरी समझते हैं। तो ये दो जो मुख्य पद्धतियाँ थी वो आज की क्लास में हमने डिस्कस की है, दार्शनिक पद्धति और ये ऐतिहासिक पद्धति। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको हम अगली जो दो नेक्स्ट पद्धति है, कानूनी या विधि पद्धति और दूसरी है संस्थात्मक पद्धति, ये हम अध्ययन करेंगे।